आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक युवक भारती का एक पाठ जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ना शुरू किया था, नुक्कड़ नाटक, और इसी नुक्कड़ नाटक का हम उदाहरण एक पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मौसम। पाठ में हमने मानव जीवन में जो नई नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और जिसका कारण भी खुद मानव ही है, उसके कारण जो प्रकृति का दोहन, प्रकृति का हनन हुआ है, उसका परिणाम है दिन ब दिन विकट होती पानी की समस्या तथा ऋतु चक्रों की अनियमितता। ऋतु चक्र आज समय पर नहीं चल रहा, पूरी की पूरी साइकिल खराब हो गई है। समय पर बारिश नहीं होती, सूखा और बाढ़ आ जाता है। प्लास्टिक की थैलियों का, प्लास्टिक की बोतलों का अत्यधिक उपयोग और उसके बाद उन्हें जल स्रोतों में, जमीन पर, नालों में डाल देने से जो पानी के बहाव में रुकावट आ रही है, तथा साथ ही साथ जहरीले केमिकल जो हम अपनी खेती में डाल रहे हैं और जहरीले पदार्थ जो हम पानी में बहा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां जो प्रदूषण से फैल रही हैं, साथ ही साथ बाढ़, अकाल, ओलावृष्टि, यह सब समस्याएं जिससे न सिर्फ खेती को बल्कि जान माल को भी हानि पहुंच रही है। पेज नंबर 72 तक हम यह सारी बातें पढ़ चुके थे तथा हम सूत्रधार का कथन वह भी पढ़ चुके थे कि पर्यावरण को जो हमने बर्बाद किया है, जो उसका अनावश्यक दोहन किया है, उससे किस प्रकार हम आज भुगत रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भुगत रहा है गरीब आदमी, क्योंकि अमीर आदमी, ताकतवर आदमी तो तरह तरह से इन सब मुश्किलों से लड़ने के तरीके ढूंढ ही लेता है। उसका पैसा, उसकी ताकत उसे इन सब बातों से काफी हद तक बचा लेती है, परंतु गरीबों के पास यह सुविधाएं, यह साधन उपलब्ध नहीं है। आइए हम आज अगले पन्ने से पढ़ना शुरू करते हैं। सूत्रधार का ही भाग है ये। प्रकृति के समीकरण बिगड़ने से पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला केमिकल, जहर नदियों का पानी दूषित कर रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, उसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है और ओजोन परत पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। शहरों में वाहनों की तादाद बेइंतहा बढ़ा दी गई है। नतीजा
प्रदूषण और अधिक फैल रहा है। जहरीली गैस हमारी सेहत को बर्बाद कर रही है। हम सब जानते हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं हमारी सेहत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए और हमारी प्रकृति के लिए कितना हानिकारक है। फिर भी हम साइकिल और पैदल चलने का महत्व नहीं समझ पा रहे। अपने थोथे अहंकार और अपने झूठे दिखावे में हम रोज नई गाड़ियां, रोज नई बड़ी बड़ी मोटरें खरीद रहे हैं, जिससे निकलती जहरीली वायु, जहरीली गैसें हमारे पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचा रही हैं। अगला बिंदु है फिलर्स। प्रश्न 1, मैडम, हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? यह जहर हमने फैलाया है क्या? पेट्रोल, डीजल यूज न करो, कोयला यूज न करो, तो गाड़ियां, ट्रेनें, कारखाने कैसे चलेंगे? और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल भी गई तो इससे क्या अंतर पड़ता है? आदमी तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि क्या अंतर पड़ता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ओजोन की परत खत्म हो रही है। धीरे धीरे उसमें छेद हो रहा है, मौसम बदल रहा है, खेती बर्बाद हो रही है, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्या वह असर नहीं है? पशु पक्षी गायब हो रहे हैं, क्या यह असर नहीं है? हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारी जमीन में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में जहरीली गैसें फैल रही हैं। क्या यह असर नहीं है? यह सब जानते हुए भी हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह गड़ाए हुए हैं। देखिए, यह कहना तो बहुत आसान है कि अंतर नहीं पड़ रहा। अंतर पड़ रहा है क्योंकि जहरीली गैसों के बढ़ने से ओजोन की परत में छेद बड़ा होता जा रहा है। उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, खेती बर्बाद हो रही है। हमारे हवा में, हमारे पानी में, हमारे शरीर तक में जहरीली गैसें फैल रही हैं। पशु पक्षी गायब हो रहे हैं। और यह सब जानते हुए भी हम क्या प्रश्न पूछते हैं कि क्या अंतर पड़ता है? एक जीव है शुतुरमुर्ग, वह जब खतरा देखता है तो वह अपना सिर जमीन के अंदर छुपा लेता है, पर उसका शरीर इतना बड़ा जमीन से ऊपर होता है। कहा जाता है, बिल्ली को आते देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, पर आंखें बंद कर लेने से खतरा तो नहीं टल जाता। उसी प्रकार यह कहना कि इससे क्या अंतर पड़ता है, यह गलत है। प्रश्न 2 देखते हैं। खेत में अगर दवा न डालें, यूरिया न डालें, कीटनाशक न डालें, तो अच्छी फसल कैसे होगी? अपने बीवी बच्चों का भी तो पेट पालना है। उत्तर है, डालिए जितना मर्जी यूरिया और कीटनाशक डालिए,
कीजिए, पर इससे आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, ज़मीन पर फसल उगना बंद हो जाएगी, वहाँ कुछ नहीं उगेगा। यूरिया डालने की वजह से सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। यह बात जान लीजिए कि ये जहरीले केमिकल हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां दे रहे हैं। यह बात भूल न जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। मैडम जी, अगर बड़े बड़े कारखाने नहीं लगाएंगे तो विकास कैसे होगा? उत्तर, किसने रोका है कारखाने लगाने से, विकास करने से? लेकिन जहाँ खेती होती है वहाँ कारखाने मत लगाओ। वहाँ कारखाने लगाओगे तो पेड़ काटोगे, जंगल कटेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। देखिए, प्रकृति के कई नियम हैं। मनुष्य उन नियमों को, उन कायदों को दिन ब दिन तोड़ता चला जा रहा है। अगर मनुष्य ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है, सांस के साथ लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं दिन के समय पर और ऑक्सीजन की निकासी करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से पेड़ों और मनुष्यों का बहुत गहरा संबंध है और मनुष्य वह संबंध भूलकर पेड़ों को काटते जा रहा है, वनों को निरंतर काटते जा रहा है और इस वजह से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे मनुष्यों को एक दिन सांस लेने के लिए भी वायु नहीं बचेगी। यह बात हम भूल चुके हैं। और पेड़ों से जो ठंडक मिलती है, पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिलती है, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी अनुचित मात्रा में नहीं होती। अब वह भी अत्यधिक बढ़ गई है। प्रश्न 4 देखते हैं, हमें क्या लेना ग्लोबल वार्मिंग से? अगर बाहर गर्मी पड़ती है तो मैं अपने घर में एसी चला लूंगा, इससे कौन सी मेरी भैंस की पूंछ उखड़ जाएगी? और अगर उखड़ भी गई तो मैं अपनी भैंस को भी एसी में बिठा लूंगा, मुझे क्या अंतर पड़ता है? बुद्धिहीन मानव, बुद्धिहीन बातें। उसे ग्लोबल वार्मिंग से भी कुछ लेना देना नहीं। उसे ऐसा लगता है कि बाहर गर्मी होगी तो घर में एसी चला लेगा। और क्या अंतर पड़ता है? फिर वही बात। उत्तर देखते हैं, ठीक कहा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या अंतर होता है इससे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? आज नहीं पड़ता, लेकिन कल पड़ेगा। रेगिस्तान में बर्फ पड़ रही है। कुछ साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात में बर्फ पड़ी। ठीक है, चला लो एसी, लेकिन याद रखना, रहना इसी दुनिया में है, चांद पर नहीं। अगर रेगिस्तान में बर्फ पड़ रही है तो अवश्य ही मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। यह संकेत है
कि प्रकृति नाराज हो रही है, प्रकृति परेशान हो रही है, और प्रकृति क्रिया की प्रतिक्रिया तो अवश्य करेगी। और तुम्हें तो रहना भी इसी दुनिया में है, कोई और ग्रह तो रहने लायक भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। फलां के घर में 20 एसी हैं, पर लोगों को क्या फर्क पड़ता है? वे अपने स्विमिंग पूल का पानी रोज बदलते हैं। उनके घर में 3 गाड़ियां हैं, एक उनके लिए, एक उनकी बीवी के लिए और एक उनके कुत्ते के लिए। पैसा है तो खर्च करेंगे ही। यही मानसिकता बदलनी है। पैसा है पर प्रकृति नहीं है। पर्यावरण का जो हनन हो जाएगा वह नहीं लौटेगा। उत्तर पढ़ते हैं। आप ऐसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स को खर्च करने का, प्राकृतिक संसाधनों को खर्च करने का किसी को कोई हक नहीं है। आपके पास पैसा है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज पर हम सबका अधिकार है, वह हम सबके हैं। किसानों के हैं, गांव वालों के हैं, गरीबों के हैं, हम सबके हैं। उसे बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं बनता। फर्क पड़ता है साधन विहीन लोगों को। फर्क पड़ता है उनको जिनके पास कुछ नहीं है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है, ये समझते हैं कि गैस, तेल, कोयला बहुत सारा है, कभी खत्म नहीं होगा। पर गैस कितने साल चलेगा? जिनके पास पैसा है वह पैसा तो खर्च कर सकते हैं, पर प्राकृतिक संसाधनों पर किसी का एकल अधिकार नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज पर सभी का समान अधिकार है। उसे बर्बाद करने का, उसे समाप्त करने का हमें कोई हक नहीं है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बंजर जमीन दे जाएंगे जिस पर न पानी होगी न वायु? और ये जो गैस, कोयला, तेल है, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये नॉन रिन्यूएबल संसाधन हैं, इन्हें फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये एक बार खत्म हो गए तो सदैव के लिए खत्म हो जाएंगे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज हैं, कल नहीं होंगे, यह बात मनुष्य भूल चुका है। उसे ऐसा लगता है कि ये धरती सिर्फ उसकी है, आने वाली पीढ़ियों का इस धरती पर कोई अधिकार नहीं है। यही सोच बदलनी है, यही भ्रांतियों को बदलना है, यही बात समझानी है कि यह सत्य नहीं है, यह उचित भी नहीं है। यह कोयले, गैस, यह सब एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये गैर नवीनीकरण संसाधन हैं, ये सदैव नहीं रहेंगे हमारे साथ। तो यह सोच बदलो, और वह भी समय रहते। प्रकृति के समीकरण बिगड़ने से पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला केमिकल नदियों का पानी दूषित कर रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है।
ओजोन परत पर भी असर पड़ रहा है। शहरों में वाहनों की बेइंतहा तादाद भी बढ़ा दी है। नतीजा, जहरीली गैस हमारी सेहत को बर्बाद कर रही है। जहरीली गैसें सिर्फ वायु तक नहीं हैं, वह धीरे धीरे हमारे स्नायु तंत्रों में, हमारे फेफड़ों में भी भर रही है, हमारे शरीर में घर कर रही है। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। फिलर्स देखते हैं और हैं। प्रश्न 1, कोयला कितने साल चलेगा? अगले पृष्ठ पर आ चुके हैं हम, पेज नंबर 74 पर। कोयला कितने साल चलेगा? पेट्रोल डीजल कितने साल चलेगा? आने वाली पीढ़ियों को हम सब मिलकर अंधे युग में धकेल रहे हैं। क्या चाहते हो? लोग पानी के लिए युद्ध करें? और ये बात कही जा रही है कि अगला विश्व युद्ध शायद पानी के लिए हो, क्योंकि हम अपनी पीढ़ियों के लिए सब कुछ छोड़ेंगे, परंतु हवा और पानी नहीं। ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेकर चलें, खाने के लिए एक दूसरे को नोच डालें, प्रकृति से खेलकर हम बर्बाद कर रहे हैं खुद को और आने वाली पीढ़ियों को। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला मनुष्य मनुष्य नहीं, जानवर हो जाएगा। खाने के टुकड़े के लिए एक दूसरे को नोच खसोट लेगा। और यही बात है कि हम आने वाली पीढ़ियों को आखिर क्या दे जाएंगे। प्रश्न 6 देखते हैं। मेरी फैक्ट्री है दवाइयों की, अब मैं अपनी फैक्ट्री का वेस्ट कहाँ डालूंगी? यह समुद्र बहुत बड़ा है, वहां पर सब कुछ डाइल्यूट हो जा सकता है। कितनी गलत सोच है। फैक्ट्रियों का बचा हुआ वेस्ट, कूड़ा कचरा हम समुद्रों में डाल देते हैं। उत्तर देखिए, लाखों मछलियां मरती हैं। इस समुद्र के सहारे जीने वाले मछुआरे बेरोजगार हो जाते हैं। पशु पक्षी मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है उन बेजुबान जानवरों को, वह जानवर जो बोल नहीं सकते। हमें ऐसा लगता है कि अगर समुद्र में डाल दिया कचरा, जहर, केमिकल, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु इस जहर के कारण, प्लास्टिक की थैलियों के कारण निरंतर मरते जा रहे हैं, जो हमें दिख नहीं रहे, पर वह प्रकृति के संतुलन का एक अहम हिस्सा है, फूड साइकिल का एक हिस्सा है। प्रश्न 7 देखते हैं। हाइड्रो प्लांट नहीं लगाएंगे तो बिजली कहाँ से पैदा होगी? हाइड्रो प्लांट का अर्थ है पानी में लगने वाले प्लांट्स जिनसे बिजली पैदा होती है। उत्तर, हम शोर इसलिए मचाते हैं क्योंकि आप लोग बहरे हैं। हम लोग शोर मचाते हैं उन लोगों को सुनाने के लिए जो सुनना नहीं चाहते। क्यों हम सोलर प्लांट नहीं लगा सकते? सोलर प्लांट इतने महंगे क्यों हैं? वे लोगों की पहुंच से परे क्यों हैं?
जितनी कीमत में न्यूक्लियर प्लांट लगता है उतनी कीमत में हजारों विंडमिल लग सकते हैं, जिससे करोड़ों लोगों को बिजली मिल सकती है। हम सब मिलकर इसे प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? इसके लिए इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते? जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या इस पर रिसर्च की जरूरत नहीं है? इसके लिए एक्शन लेना क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? श्रीनगर में जो हुआ, उत्तराखंड में, तमिलनाडु, केरल, भोपाल गैस कांड में जो हुआ, क्या यह सब चेतावनी नहीं है कि अब भी संभल जाओ, अगली बारी तुम्हारी है? जिससे हम अब नहीं तो हम कब समझेंगे? क्या यह सब चेतावनी नहीं है कि अब भी संभल जाओ, अगली बारी तुम्हारी है? जिसे हम आज बर्बाद कर रहे हैं, जल्द ही वह हमारी पूरी सभ्यता को भी बर्बाद कर सकता है। वक्त है संभलने का, सोचने का, एक्शन लेने का। नुक्कड़ नाटक में चिल्ला चिल्ला कर यह बात समझाई जाती है कि सोलर प्लांट लगाओ, ना कि न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट विनाशकारी है, सोलर प्लांट जीवनदायक। भूल जाते हैं कि जो सारा खर्च अस्त्र शस्त्र न्यूक्लियर बमों को बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है, अगर वह विंड मिल, सोलर प्लांट जैसे प्रकृति के लिए लाभदायक वस्तुओं पर लगाया जाए, उस पर रिसर्च किया जाए, क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है उस पर रिसर्च किया जाए, गैस कांड क्यों हो रहे हैं, उन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है, अब हम क्यों नहीं संभल रहे? अब तो हद हो गई है। क्या पूरी की पूरी सभ्यता, पूरी सिविलाइजेशन को बर्बाद करेंगे? क्या पूरा वायु, पूरा पानी खत्म करेंगे तब संभलेंगे? कहा है वक्त है संभलने का, सोचने का, एक्शन लेने का। अरे रुक जा बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि प्रकृति हंस पड़ेगी। अगर हम रुक जाएंगे तो प्रकृति को नवजीवन मिलेगा। अगर हम रुक जाएंगे तो बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पालेंगे। बहुत अच्छा संदेश था इस पाठ में। आइए कुछ और विषय हैं नुक्कड़ नाटक के, वह देखने से पहले इस पाठ के कठिन शब्द देख लेते हैं। अवधारणा का अर्थ है विचार, आर्थिक का अर्थ है धन संबंधी, कल युग अर्थात यंत्रों का युग, तबाही का अर्थ है विनाश, दोहन अनियंत्रित उपयोग करना, एक्सप्लॉइट करना, निकासी का अर्थ है निकलने या निकालने की क्रिया, निर्णय लेने का अर्थ है फैसला लेना, परत का अर्थ है सतह, बदनाम जिसकी बुराई की जाती हो, रुष्ट हो जाना अर्थ है नाराज हो जाना, वफादारी का मतलब होता है वफादार होने का भाव, लॉयल्टी, साधन विहीन जिसके पास कोई साधन न हो। नुक्कड़ नाटक के कुछ विषय आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, वह देख लेते हैं। पहला विषय है दहेज प्रथा, दूसरा कन्या भ्रूण हत्या, पर्यावरण रक्षण,
महिला सशक्तिकरण, जल संवर्धन, व्यसन मुक्ति, स्वच्छता अभियान, युवकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना, शरीर चंगा तो मन चंगा, मोबाइल के दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य तथा सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम अपना दूसरा नुक्कड़ नाटक पढ़ेंगे और समझेंगे।